सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। बहन कुमारी मायावती के संघर्ष में पिछली कड़ी में आपने देखा कि किस तरीके से बिजनौर में बहन कुमारी मायावती जी की तैयारी और बहुजन समाज पार्टी की तैयारी से किस तरीके से कांग्रेस और सारी विपक्षी पार्टियों की जड़ें हिल गई थीं। उन्होंने पर्दे के पीछे से पूरी साजिश रची, सब कुछ किया बहुजन समाज पार्टी के कदम को रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोक पाए। इसी तरीके की एक दूसरी घटना होती है थोड़े दिन बाद। बिजनौर की घटना मई 1985 की है और दूसरी घटना अक्टूबर 1985 में पंजाब में होती है। पंजाब के चुनाव में जैसे बिजनौर में DS4 से चुनाव लड़ा था, वैसे ही पंजाब में भी DS4 के बैनर तले चुनाव लड़ा गया और उस पंजाब के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बहुजन समाज पार्टी ने। उसमें कांग्रेस की 5 सीटें DS4 हराने में कामयाब रही। हमारी तो एक भी सीट नहीं आई DS4 बहुजन समाज पार्टी की। बिजनौर में भी तीसरे नंबर पर रही थी पार्टी, लेकिन वहाँ जड़ें हिला दी थी। इसी तरीके से पंजाब में भी हमारी कोई सीट नहीं आई, लेकिन कांग्रेस की 5 सीटें हार गई। 4 सीटें अकाली दल ने कब्जा कर लिया हमारे वोट काटने से, और इस तरीके से पंजाब में कांग्रेस हिल गई। कांग्रेस की जड़ें हिल गई पंजाब में। पंजाब में कांग्रेस की जड़ें हिलने के बाद ये DS4 के चमत्कार को देखते हुए कांग्रेस की जो थी अनुसूचित जाति के शेड्यूल्ड कास्ट के वोटों पर पकड़ ढीली हो गई और ये उनको लगा कि ये ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाएगी। इस तरीके से अचानक इस नई राजनीतिक शक्ति के उभार आने से इनका खेमे में इस बात की कोशिश चल रही कि किस तरीके से इस बहुजन वोट बैंक को कब्जे में सुरक्षित रखा जाए। ये चुनाव DS4 के चुनाव से लड़ा गया और इसलिए इससे बौखला करके उनके पास कोई और आरोप नहीं मिला, कोई चारा नहीं मिला, तो DS4 और वामसेफ पर CIA का एजेंट होने का आरोप लगाया गया। और ये आरोप लगाया गया कि इनको जो है CIA से पैसा मिलता है, CIA से इनको फंडिंग होती है। साहब कांशीराम ने उन्हें केंद्र सरकार को चैलेंज किया कि मिलती है तो आपकी जांच एजेंसी है, आपकी CBI है, आपकी IB है, आपकी और बहुत सारी जांच एजेंसी हैं, आप उनसे जांच कराएं। तो इस तरीके के कोई आरोप सरकार जो थी कोई उसमें साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। ये बदनाम करने की साजिश थी, ये रोकने की साजिश थी, जिसमें कांग्रेस बौखला गई। इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जब कारवां बढ़ना शुरू हुआ तो कांग्रेस की ये जड़ें हिलीं। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े कार्यक्रम बनाए गए, जिसमें नैनीताल में 15 सितंबर 1986 से लेकर 19 सितंबर 1986 तक पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया था, इलाका था, जहां आजकल जो उसमें चला जाता है हिस्से में, तो वहाँ का जसपुर, बाजपुर, काशीपुर की इस एरिया में बहुत सारी कार्यक्रम, पदयात्रा के कार्यक्रम रखे गए। पदयात्रा के दौरान बहन कुमारी मायावती ने 170 गांवों का तथा 30 शहरों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान 40 बड़ी मीटिंगें की गई तथा 60 छोटी छोटी मीटिंगें की गई, जिनमें जन समस्याओं का संबोधन करने के साथ साथ ही 100 बस्तियों में घर घर जाकर बहन कुमारी मायावती जी ने और साथियों ने संपर्क किया।
एक बार फिर बताता हूँ, ये मात्र 15 सितंबर से 29 सितंबर तक मात्र 14 दिन में 170 गांव का दौरा किया, 90 शहरों का दौरा किया, 40 बड़ी मीटिंगें सभाएं की, 6 छोटी मीटिंगें की और 100 बस्तियों में घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया। इन सभाओं में खासकर उस क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनमें बहन कुमारी मायावती ने उस समय की देश की आज़ादी के 36 वर्षों का चिट्ठा उनको पढ़ के बताया, समझाया कि भाई आपने जो है क्या मिला 36 साल की आज़ादी में। गुलाम बनाने के षड्यंत्र जो थे कांग्रेस के, उनको बताया गया। पिछड़े वर्गों में अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को वास्तविकता का ज्ञान होने पर घोर आश्चर्य हुआ। वहाँ बहन कुमारी मायावती जी ने फिर उनसे प्रश्न पूछा कि आप स्वयं बताएं, स्वतंत्रता के पश्चात 40 वर्षों में उस समय कांग्रेस ने योजनाएं चलाई थी। क्या योजनाएं चलाई थी साहब? इन शूद्रों के लिए, पिछड़ों के लिए तीतर पालन योजना, बटेर पालन योजना, मुर्गी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, रिक्शा चालन, चमड़ा छीलन, बुग्गी पालन, इस तरीके की योजनाएं कांग्रेस सरकार ने चलाई थी कि भाई इनको सहयोग करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पूछा तो किसी गांव के किसी व्यक्ति को न ये योजना मिली, न किसी योजना का लाभ मिला। इस तरीके से जब बताया गया तो उनकी समझ में आई कि किस तरीके से गुमराह किया गया। तो ये 40 वर्षों का जो उस समय तक शासन था, ये सारी कांग्रेस की उपलब्धियां जब बताई गई, तब लोगों की समझ में आया कि कितना बड़ा छलावा हुआ पिछड़े समाज के साथ। इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने उनको ये भी बताया, पिछड़े समाज के लोगों को, कि हमारे समाज में खास करके जो अनुसूचित जाति और जाति का सवाल है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, कलेक्टर, अफसर बने, क्योंकि आरक्षण का लाभ मिला जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया था। और वो दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के लोगों में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ना तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, ना नेता, कहीं कोई भागीदारी नहीं मिली। तो ये सारी बातें जगह जगह जनता से बहन कुमारी मायावती जी ने पूछा और उनको समझाया कि 85% जनसंख्या वाले दलितों की पार्टी होनी चाहिए या 15% वालों की। जब वोट का आंकड़ा बताया कि SC, ST, OBC मिलाकर के हमारे 85% वोट होते हैं, तो सरकार जो है वोटों वालों की होनी चाहिए, न कि नोटों वालों की। तो 85% लोग जो है गुलाम बने हुए हैं, सत्ता 85% लोगों की बननी चाहिए, जिससे हमारी, अगर हम सत्ता में आ जाएं 85% लोग होकर के, तो हमारी बिगड़ी बात को बनाया जा सकता है। तो ये बातें वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों के समझ में आईं और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, कांशीराम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, मायावती संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। इस तरीके से उस क्षेत्र में मीटिंगों का दौर शुरू हुआ। उसके बाद 18 सितंबर 1986 को धर्मपुर में रविदास लीला का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए, उन्होंने जो हमारे मूल निवासी, हमारी पराजय के जो बहुत सारे वो थे, हमारे महापुरुषों को जिन्होंने वध किया, कत्लेआम किया, उनके त्यौहार हमारे ऊपर थोप दिए गए। तो इस तरीके से अनेक ऐसे हमारे ऊपर लीलाओं और कथाएं थोप दी गई जो हमारे ही समाज के लोग मारे गए। बहन कुमारी मायावती जी ने रविदास जी के संघर्ष और महत्व को समझाया और उनसे प्रेरणा लेकर हमें भी स्वाभिमानी बनना चाहिए। मनुवाद समाज ने हमारे महापुरुषों के जीवन को या तो नष्ट कर दिया या विकृत कर दिया। हमें अपने महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा और संघर्ष से प्रेरणा लेकर हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए और अपनी नाकामी को दूर करना चाहिए। इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने बताया कि हम वर्षों से दूसरों को बापू कहते आ रहे हैं,
हम वर्षों से दूसरों के बापू करते आ रहे हैं, दूसरों को घर को अपना घर समझते आ रहे हैं, उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें घुसने नहीं दिया जाता। इसलिए ज़रूरत है अपना घर बनाने की, अपना घर होने की, जिसमें आप मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ रह सको और जी सको। तो इस तरीके से जब बहन कुमारी मायावती जी ने महापुरुषों का इतिहास बताया, महापुरुषों का इतिहास के बारे में जानकारी दी, तो ये संघर्ष हमारा बढ़ेगा। हमें नीच कहने वाले खुद ही नीच हैं, ये हमें समझ में आएगा। तो हमारे महापुरुषों के जो आदर्श विद्वता शालीनता गुणों का हमें प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से वहाँ बातें हुई। इसके बाद अगली मीटिंग बाजपुर की पदयात्रा है। ये सब नैनीताल और काशीपुर एरिया की यात्राएं हैं। बाजपुर में 20 सितंबर 1986 को बाजपुर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं बहन जी। बाजपुर वहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ जब नीले झंडों से पटे हुए सड़कें और देखा जब सड़कों पर जोश खरोश के साथ में बड़े नारे लगाते हुए एक यात्रा निकल रही थी, तो वहाँ सुल्तानपुर जब पहुँची तो सुल्तानपुर का चौकी का दरोगा निकल के आया। उसने कारवां के जो आगे जा रहे थे उनसे जानकारी ली और वो कार्यक्रम का पर्चा देखा तो वो बिल्कुल देखता ही रह गया, हतप्रभ रह गया कि जिस पार्टी के बारे में कभी सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, उसकी इतनी भारी तादाद में ये पर्चे, ये बैनर, ये झंडे लगे हुए हैं और इतनी भारी तादाद में लोग जा रहे हैं। तो इस से जनजाति के जो लोग थे वहाँ उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहे थे। उझानी क्षेत्र में बहुत सारी विधवाओं की पेंशन बंद कर दी थी कांग्रेस सरकार ने। उस समय ज़बरदस्ती नसबंदी कराई जा रही थी आदिवासी क्षेत्र के लोगों की। उन्हें मुआवजा वगैरह भी जो पैसा मिलता था नसबंदी के लिए वो सब सरकारी लोग खा जाते थे, ये उनको जानकारी दी गई। और 22 सितंबर 1986 को अल्लाहपुर के लोगों ने बहन कुमारी मायावती को बीएसपी की विचारधारा को ध्यानपूर्वक सुना, वहाँ मीटिंग लगी और इस तरीके से धीरे धीरे जहाँ जहाँ बहन कुमारी मायावती जी ने समझाया वहाँ लोगों का भ्रम टूटता गया। इसके बाद 23 सितंबर 1946 को ताली तथा कनौरा के सैनियों, पालों और मुसलमानों को मिसल की बातें बताएंगी। यहाँ विषमता के शिकार दुखी समाज को बीएसपी के रूप में ऐसा महसूस हुआ लोगों को कि बीएसपी के रूप में हमें एक रहबर मिल गया है, हमें एक नई राह मिल गई है जिसके लेकर के हम अपने दुख मुसीबत दूर कर सकते हैं। इसके बाद मुरादाबाद में 26 अक्टूबर 1986 को आरक्षण समर्थक 7वां सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर पार्क मुरादाबाद में हुआ। उस समय बहुजन समाज पार्टी ने जो मंडल कमीशन था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे थे जो शायद 1980 में आ गई थी, और उसकी रिपोर्ट के लिए बहुजन समाज पार्टी ने पूरा देशव्यापी आंदोलन चलाया था, देशव्यापी आरक्षण। तो इसी तरीके से मुरादाबाद में ये 7वां सम्मेलन हुआ था, आरक्षण समर्थक के मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो ये बहुत सारी चीज़ों में बहन कुमारी मायावती जी ने संबोधित करते हुए वहाँ कहा कि आरक्षण समर्थक लहर को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए हमने पिछले 10-11 अगस्त 85 से आंदोलन चलाया हुआ है और 14 महीनों बाद हमें आज आपके क्षेत्र मुरादाबाद में बात करने का मौका मिला। तो ये आरक्षण जो समर्थक मिला है पिछड़े वर्ग के भाइयों के शासन प्रशासन की हिस्सेदारी का मामला था, जिसे अनुसूचित जाति के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग इस बात को चला रहे थे। जब ये पिछड़े वर्ग के लोगों की समझ में आई तो वो जुड़ते चले गए और बहन कुमारी मायावती ने बताया सब सम्मेलनों में कि जो आरक्षण है कोई रोजी रोटी का मुद्दा नहीं है, कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण शासन प्रशासन में भागीदारी का मामला है। भागीदारी करके हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं।
तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि कांग्रेस ने वैसे तो बहुजन समाज पार्टी DS4 और कारवां को रोकने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए, खास करके जब बिजनौर में चुनाव था उसके बाद से कांग्रेस हर जगह रुकावटें करती गई, परंतु जब बहन जी ने चुनाव लड़ा बिजनौर में तो वो सारी रुकावटें, सारी जो परेशानियां पैदा की थीं वो कोई काम नहीं आई। इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने ये संघर्ष को सब जगह बताने का काम किया। BSP को CIA का एजेंट भी बताया गया। जैसा हमने बताया कि जब वो पंजाब में चुनाव हुए, जब वहाँ हार गए तो CIA का एजेंट बनाया। तो आगरा में 8 नवंबर 1986 को जो आरक्षण समर्थक आंदोलन था सत्ता में भागीदारी के लिए, पिछड़े समाज के लिए, उसमें साहब कांसीराम ने इसका जोरदार तरीके से खंडन किया कि हमें जो है बहुजन समाज के सभी वर्गों को, खास करके पिछड़े वर्ग को, हमें सारे संघर्ष और मूवमेंट की जानकारी दे करके आरक्षण मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो इससे आगरा क्षेत्र के भी पिछड़े समाज के लोग वहाँ जुड़े और इस अवसर पर वहाँ पिछड़े समाज के लोगों ने साहब कांसीराम को 65,000 रुपये की थैली भेंट की। आरक्षण के मुद्दे पर साहब कांसीराम ने यही उनको भी कहा कि ये जो रोजी रोटी का मसला नहीं है, ये भागीदारी का मामला है, ये रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मंडल कमिश्नर की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। तो इस तरीके से सिफारिशों को लागू करने में सरकार द्वारा वादा खिलाफी होने पर ये भरोसा दिलाया कि वादा खिलाफी होने पर इन्हें लागू करने वाली सरकार को सत्ता में लाएगी। अगर कांग्रेस इसको लागू नहीं करेगी तो फिर आरक्षण को लागू करने वाली सरकार को बहुजन समाज पार्टी सत्ता में लाएगी। और उस समय तो ऐसा लगता होगा कि 1986 में साहब कांसीराम कह रहे हैं कि उसकी सरकार को लाएगी, लेकिन साहब कांसीराम ने वो करके दिखा दिया। BP सिंह की जब सरकार आई तब BP सिंह की सरकार में मंडल कमीशन को लागू किया गया और उसमें भी साहब कांसीराम का बहुत बड़ा हाथ था, या यूँ कहें कि सारा श्रेय जो जाता है वो मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए साहब कांसीराम का है। वो कहानी फिर आगे बताएंगे किस तरीके से साहब कांसीराम ने BP सिंह को मजबूर किया था आरक्षण, पिछड़े वर्ग के आरक्षण मंडल कमीशन को लागू करने के लिए, वो एक अलग कहानी है। तो इस तरीके से साहब कांसीराम ने बहुत सारी चीज़ों को बताया। ये जो संघर्ष है ये अनवरत चलता रहेगा, लंबा संघर्ष है। बहुजन समाज पार्टी जो यहाँ तक पहुँची, मात्र 11 साल में सत्ता में आ गई और मात्र 13 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी, तो वो ऐसे ही नहीं बन गई। साहब कांसीराम और बहन कुमारी मायावती ने अपने संघर्ष को ही अपना ओढ़ना बनाया, संघर्षों को ही बिछोना बनाया। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज़ का कि इस सीरीज को शुरू किया है ताकि बहुजन समाज के साथ साथ में सर्व समाज को बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती और साहब कांसीराम के द्वारा किया गया संघर्ष और उनके साथ बाकी लोगों का किया गया संघर्ष सभी लोगों को पता लग सके। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, मेरा निवेदन है आप SM न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।